हाँ जी, तो पीईटी आपने देखा, इलेक्ट्रिसिटी का पेपर, क्वेश्चंस उसी टाइप के पहले भी आप कर चुके हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। हाँ, तो हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। हाँ, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको पता है कि व्हाट इज गिवन 12 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V is given 12 वोल्ट, चार्ज इज गिवन 2 कूलॉम। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, तो हम कहते हैं कि V इक्वल टू W अपॉन Q, तो वर्क डन W इक्वल टू V इंटू Q। V is also given, Q is also given, 12 into 2 24 जूल। ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ये स्कूल में आया हुआ है, विद्याश्रम में आया हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में भी है। फिर देखें, फॉलोइंग सर्किट्स आर ड्रॉन बाय 4 स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। द करेक्ट सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन बाय, किसने करेक्ट बनाया, तो हमको इसमें देखना है कि गलती कहाँ पर है, वो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बैटरी दिख रही है, बैटरी का प्लस ये है, माइनस ये है, अमीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, इसका प्लस ये है, माइनस ये है, ठीक है। R1 R2 सर्किट है, ये V, इसका प्लस ये है, माइनस ये है, ये ठीक है ना। करेक्ट पूछा हुआ है, तो इससे ये इधर देखें, फॉलोइंग सर्किट ड्रॉन बाय 4 टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू व्हेन कनेक्ट, अच्छा पैरेलल है, सॉरी पैरेलल का पूछा हुआ है, तो ये तो सीरीज़ है ना, तो ये तो गलत है। इसमें R1 R2 पैरेलल में है, लेकिन माइनस और प्लस आमने सामने है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर ये पैरेलल में है, इसमें वोल्ट मीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, अमीटर पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही बच गया फिर तो ये वाला। हाँ, प्लस प्लस आमने सामने होना चाहिए, प्लस प्लस आमने सामने, दिस इज करेक्ट है ना। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पियर रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। एम्पियर रेटिंग क्या है, एम्पियर रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर फ्यूज, इज इट्स एम्पियर रेटिंग। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये फ्यूज़ की एम्पियर रेटिंग होती है। उससे हमें पता चल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट उस फ्यूज़ में से पास हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ, यानी ओवरलोडिंग हुई, तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, दैट हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, is directly proportional to the resistance and directly proportional to the time for which the current is passed through it। इन तीनों को मिला देते हैं तो H is directly proportional to I square RT। This is known as Joule's law of heating। assertion reasoning का क्या क्वेश्चन है, देखें। Nichrome is an alloy which is used to make the coil of heating devices। सही बात है, assertion ठीक है। नाइक्रोम इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ निकल एंड क्रोमियम विद अ हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये बात भी ठीक है। हाँ, और इसीलिए ये तो मतलब असर्शन जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स देखें, जूल्स लॉ ऑफ, ये सब आपने किए हुए हैं। जूल्स लॉ इलेबोरेट्स heating effect of electric current, dash combination is used in a domestic circuit, parallel combination, electric dash is product of voltage and current, V into I क्या है, P है, P equal to VI, तो electric power is a product of voltage and current। in a parallel combination the voltage is dash same
थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, आप कांस्टेंट लिखोगे तो भी ठीक है। डैश गैस इज फिल्ड इनसाइड, आप नाइट्रोजन लिख दो या आर्गन लिख दो, हाँ नाइट्रोजन और आर्गन लिखा है तो भी ठीक है। डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस विद लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज फ्यूज। Then fuse is connected with live wire in series combination. Dash is the commercial unit of energy, kilowatt hour, kWh. Dash can also be called as rate of consumption of energy, power. Dash is excessive supply of current through a circuit, overloading. सब बिल्कुल इजी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है ये सारी बातें हमारी बुक में है। 3 मार्क क्वेश्चन देखें। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है हमने। टू 2017-18 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारी बुक का क्वेश्चन भी है। तो 9 ओम के, हमारी बुक में थोड़ा अलग टाइप का है बस, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम के, अब देखो हम 2 तो पैरेलल में लगा देते हैं, 9 ओम और एक उनके साथ में सीरीज़ में लगा देते हैं, है ना। मेरे ख्याल से 13.5 इससे आ जाना चाहिए। 9 ओम 9 ओम। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/RP इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 9 1 प्लस 1 2/9, यानी RP इज़ 9/2, दैट इज़ 4.5। तो ये पूरा का पूरा 4.5 है, और ये सीरीज़ में है, तो 4.5 और 9 13.5 हो गया। तो फर्स्ट का तो ये हो गया कैलकुलेशन। और 6 ओम चाहिए। 6 ओम के लिए तो तीनों को एक दूसरे के पैरेलल ही लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है ही नहीं, और कोई तरीका भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि, चलो पहले इसको ये लगा के देखते हैं, इससे नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका है कि 2 को सीरीज़ में और 1 को उनके पैरेलल में लगा लेंगे, उससे तो ज़रूर हो ही जाएगा। 9 18 9, हाँ उससे भी चलो इससे देखते हैं। 1/9, इससे शायद नहीं होगा। 1/RP इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 9 एंड 1 प्लस 1, इससे तो 3 हो जाएगा, 3/9, तो इससे तो 3 हो जाएगा, ये तो नहीं है ना। इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे, 2 सीरीज़ में और 1 उन दोनों के पैरेलल, इससे हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो ये 9 प्लस 9 सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इसका RS निकालोगे, RS इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट इज 18 ओम। तो 18 ओम के पैरेलल 9 ओम हो गया, तो 1/RP इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। हाँ, तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3/18 हो गया 6। 1/RP इज 1/6, तो RP इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 6 ओम, है ना। यही पूछा गया था हमसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से ध्यान रखना, खूब प्रैक्टिस करो। 3 resistor of 10 ohm, 15 ohm, 20 ohm are connected in series in a circuit. If the potential drop across 15 ohm resistor is 3 volt, find the current in the circuit and potential drop across the 10 ohm, 20 ohm resistor and find total resistance. ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यही रहता है कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर के दो एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दो एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसकी सिचुएशन समझो, 3 रजिस्टर्स ऑफ 10, 15 एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होगा अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। दिस इज 10 ओम, दिस इज 15 ओम, दिस इज 20 ओम। और इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 3 वोल्ट है। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है तो हमें पता चला कि ये तो 3 वोल्ट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 टुकड़े हो जाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले 3 वोल्ट तो गिवन है, तो पहले तो निकाल दो I, तो पूरे का I निकल जाएगा, फिर पूरे का R निकल, R तो अपन अभी निकाल लेते हैं। टोटल R S इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन कितना है, 10 + 15 + 20, हाँ मतलब 45, हाँ 45 ओम। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। I निकालें, इसके लिए I निकालें, I = V/R। V यहाँ पे 3 है, R यहाँ पे 15 है, तो ये हो गया आपका 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 0.2 होगा, यहाँ भी 0.2 होगा, है ना। 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़े हुए रजिस्टर्स हों तो करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, जिसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है तो V = IR, हाँ 0.2 × 10, मतलब ये हो गया 2 वोल्ट। और यहाँ पे IR 0.2 × 20 यानी 4 वोल्ट। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकते थे कि ये बैटरी कितने की होगी टोटल, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 4 + 3 + 2 9 वोल्ट की बैटरी है ये, हाँ। क्योंकि ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जो दे रही है वो तीनों में बट गया, एक को 2 वोल्ट मिला, एक को 3 वोल्ट मिला, एक को 4 वोल्ट मिला। यही सीखने की बात है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम क्यों नहीं यूज़ करते डोमेस्टिक सर्किट में, कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी जितना वोल्टेज आप टोटल उस सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हो उसके उतने टुकड़े हो जाएंगे जितने रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ 3 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, 3 टुकड़े हो गए अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस के हिसाब से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो मिनिमम वोल्टेज मिलता है हर किसी को। ये हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। A bulb is rated at 200 volt 100 watt। किसी की रेटिंग देख करके बताया जा सकता है कि कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एंड द करंट इट ड्रॉज। तो रेजिस्टेंस उसका निकालो, R = बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है पावर का, P = V²/R। तो फ्रॉम दिस R = V²/P। V आपका 200 वोल्ट है तो 200 × 200 अपॉन पावर 100 वाट है।
तो 100, तो ये 400 ओम हो गया रेजिस्टेंस। और फिर I इक्वल टू ओम्स लॉ है V अपॉन R, V इज 200, R इज 400, तो I कितना हो गया 0.1/2 या 0.5 एम्पियर। I जो हो गया वो ऐसे हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ यूज फॉर 4 आवर्स डेली, पावर है 100 वाट, 4 घंटे यूज़ होता है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए तो हमने बोला ही आपको P/T इक्वल टू E, वेयर P शुड बी इन किलोवाट, T शुड बी इन R, एंड दिस इज kWh, किलोवाट आर। तो पावर जो है वो है 100 वाट, किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1000 करना होगा। फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए यूज होता है। तो ये 0.4 किलोवाट आवर एक दिन का कंजम्पशन हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेली लिखा था, एक दिन का कंजम्पशन हो गया। तो 30 डेज का कितना होगा 0.4 इंटू 30, इसमें 30 कर दो तो 30 डेज का आ जाएगा, कितना हो गया 12 किलोवाट आवर या 12 यूनिट। किलोवाट आवर को यूनिट भी बोल सकते हैं, है ना। चलो आगे देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन अ सर्किट और द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इन अ सर्किट। कैलकुलेट द, इसको उधर ले चलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन, ऐसा ही क्वेश्चन है, वैल्यूज अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है मतलब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वाट टोस्टर इन 30 मिनट। तो क्या करेंगे, 1200 वाट पावर इन किलोवाट, पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन आर इक्वल टू एनर्जी इन kWh। ठीक, 1200 वाट मतलब 1200 अपॉन 1000 किलोवाट, 1.2 किलोवाट हो गया। टाइम जो है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब कितना आर, आधा घंटा, 0.5 आर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 किलोवाट आवर, 6 हो गया ना, हाँ 6 किलोवाट आवर हो गया, 0.6 हो गया ना, 60 अपॉन 100 दैट इज 0.6, 0.6 किलोवाट आवर हो गया। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सेम फॉर 1 मंथ इफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे 1 मंथ 28 दिन का, 30 दिन का, 31 डेज का सबका होता है, तो इन्होंने तो दिया ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंस से कि इफ़ देयर आर 30 डेज इन 1 मंथ देन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये तो पर डे है ना, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज वुड बी 30 इंटू 0.6 दैट इज 18 किलोवाट आवर या 18 यूनिट। और पर यूनिट कॉस्ट जो है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज ₹4, तो 18 इंटू ₹4, ₹72। हाँ, बिजली सस्ती है इन लोगों के यहाँ, 72 रुपीज़ का खर्चा आएगा 1200 वाट का टोस्टर चलाने में, आधा घंटा रोज 30 डेज तक। अच्छा, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। R is directly proportional to L in the length of the wire,
R is inversely proportional to area of cross section यानी thickness of the wire and R is, अब हम कहते हैं तीसरी चीज़ जो है डायरेक्टली मतलब दोनों को मिला देते हैं तो ये L/A हो जाता है. इससे आया R is equal to rho L/A where rho is resistivity and that is actually the property of the material with which the wire was made. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि third the nature of the material used to make the wire and number 4 the temperature. These are the 4 factors which affect the resistance of a conductor. Why are metals good conductors of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity? Metals have free electrons inside their structures, so they are free to move when a wire of metal is connected to a battery or a cell. But the glass is a kind of material in which no free electrons are there. So even if we connect a glass rod with the two ends of a battery, there will be no conduction of electricity. अब आप इसको resistivity के context में भी बता सकते हो कि metals have very low resistivities, so their resistances are very low, so the charge can flow easily. But glass has very high resistivity, that is why its resistance of a glass rod will be very high, so it will not allow any charge to flow through it. दोनों तरीके से आंसर लिखा जा सकता है. हालांकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी के कंटेक्स्ट में ही पूछा गया है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं. हाँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है. तो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है रेजिस्टिविटी का जिसमें ग्लास भी है और मेटल्स तो हैं. मेटल्स हैं, बीच में मेटलॉइड्स है, सबसे नीचे ग्लास वगैरह सब कुछ, रबर ग्लास ये सब है ना. तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है. तो आप जब बुक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये निकल के आया होगा. Why are alloys commonly used in electrical heating devices? Give reason. जो alloys हैं उनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इस वजह से उनके रेजिस्टेंसेस का वैल्यू R का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड देम I²RT वुड बी मोर. फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं कि अगर R का वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो हीट बढ़ जाती है. H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो इसलिए ज़्यादा मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है विच शुड बी अ गुड कंडक्टर. तो अलॉय ही होते हैं वो, है ना. उसके अलावा हम ऐसे अलॉयज़ यूज़ करते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हों, जिससे कि वो विथस्टैंड कर सकें. वहाँ पे अगर मेटल यूज़ करेंगे तो वो पिघल जाएगा, जनरली पिघल जाएगा. तो दिस इज़ ऑल, बिल्कुल ईजी. देखते हैं आप लोगों ने कैसा किया है. थैंक यू.